शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे क्लास 6 के हमारी दुनिया यानी भूगोल के संपूर्ण पाठ का एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल, यानी इसके सारे ऑप्शन के तहत हम लोग देखेंगे, आंसर करेंगे इसके आंसर को। और आगामी जो सक्षमता परीक्षा है, साथ ही साथ सीटेट है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या जो है वो है 12, और ये जो 27 है ये नक्षत्र हैं। क्या है? नक्षत्र। तो नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27। 8 क्या है? तो ये ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। राशियों की संख्या 12, ग्रहों की संख्या 8, नक्षत्रों की संख्या 27। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति जो है वो गोल है। क्या है? गोल है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य जो ऊष्मा प्रदान करता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा करता है। नाभिकीय ये नाभिकीय ऐसे हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के कारण, संलयन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न को। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो जैसे सारे आकाशीय पिंड, जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रहों की संख्या 8 होती है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो प्रधान, तो वह है सूर्य। और सूर्य क्या है? तो एक तारा है। सूर्य क्या है? तो यह तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है? तो ये सूर्य ही है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो बहुत सारे लोग 9 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। 9 पहले था, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, सप्तऋषि में कितने तारे हैं? यानी सप्तऋषि कितने तारों के समूह को कहा जाता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सप्तऋषि यानी 7 तारों के समूह को सप्तऋषि तारा कहते हैं। अगले चैप्टर पे चलते हैं और अगले चैप्टर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक चैप्टर समाप्त हुआ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मज़ा आ रहा हो तो चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन्हें भी लाभ पहुंच सके। और सक्षमता तक ही नहीं, सक्षमता के बाद भी आप जुड़े रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैनल पे। देखिए, प्रश्न है कि समदिवारात्रि होते हैं, मतलब समान दिन और समान रात कितने तारीख को होते हैं? तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। माने इनकी टाइमिंग क्या होती है? समान होती है। तो इसे समदिवारात्रि कहते हैं। यानी कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ ऑप्शन रहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 21 जून हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर को हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको डिग्री पढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए, ये है डिग्री, अगर ये लिखूँगा तो ये है मिनट और ये है सेकंड। ज्योग्राफी में हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, 2 डिग्री 2 मिनट 2 सेकंड। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध में, देखिए शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। क्या होती है? कम गर्मी पड़ती है। आगे है प्रश्न कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ती है? तो उस क्षेत्र को हम लोग विषुवत
रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पर सालों भर गर्मी पड़ती है। आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से, तो चंद्रमा से पृथ्वी क्या है, बड़ी है, और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की एकमात्र क्या है, उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। देखिए, चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। प्रश्न है, जीवन पनपता है। ऑप्शन है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जैव मंडल। तो जहाँ जीवन होता है उसे जैव मंडल। देखिए, ज से जीवन, ज से जैव मंडल, ऐसे याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो पहले ही जैसे जुड़ा है जल डमरू मध्य, तो बड़े जल भागों को, दो बड़े जल भागों को जोड़ने वाले को कहते हैं जल डमरू मध्य। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समताप मंडल होता है स्थल मंडल में, जैव मंडल में, जल मंडल में या वायुमंडल में। तो यह एक ऐसा मंडल है जहाँ पे वायुयान क्या होता है, चलता है, वायुयान चलता है। इसलिए कि यहाँ पे कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं, ना ही यहाँ बिजली, बादल, ये सब कुछ नहीं, समताप, समान ताप बना रहता है, और ये होता है वायुमंडल में। वायुमंडल के 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। तो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगला चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका, देखिए पहला प्रश्न अगले चैप्टर का, चौथा चैप्टर शुरू हो गया। देखिए, मैं बोला ना कि पूरे चैप्टर का क्लास 6 का भूगोल का मैं टोटल आपको ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ। इसमें से प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरा दावा है। देखिए, प्रश्न है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो यह मैदानी क्षेत्र से गुजरती है। बिहार में जो सोन नदी है वो मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, बिहार की मैप कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका जो है वाल्मीकि नगर है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ केवल पश्चिमी क्षेत्र दिया गया है। देखिए, ऊपर उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, तो ये पश्चिमी क्षेत्र है। आगे देखते हैं प्रश्न को। आगे प्रश्न है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो धान की फसल किस मिट्टी में, यानी कौन सी मिट्टी पानी की क्षमता धारण करने की क्षमता अधिक होगी, तो वह होती है चिकनी मिट्टी में। और धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, पठार के ऊपर की सतह होती है। तो पठार की ऊपर की सतह कैसी होती है, तो यह सपाट होती है, छत की तरह। तो पठार के ऊपर की सतह कैसी होती है, सपाट होती। देखिए, अगले चैप्टर का प्रश्न है, यह प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं। तो प्रमुख दिशाएं जो होती हैं वो 4 होती हैं। प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। देखिए, ऊपर के तरफ होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, बाएं साइड में पश्चिम और दाएं साइड में पूरब। ठीक है, क्या होता है, पूरब। इधर क्लिक करता तो फिर से हट जाता। तो ये आप समझ गए, ये उप दिशा भी 4 होता है और कुल दिशा 10 होता है। आगे देखते हैं प्रश्न, कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है। तो कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है। तो बंगाल की खाड़ी भारत के
उत्तर पूर्व दिशा में है। किधर है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। जैसे ये आपका भारत हो गया, ये भारत हो गया, तो कुछ इस प्रकार से इधर बंगाल की खाड़ी है इधर, तो ये किस साइड में है? उत्तर पूर्व में। आगे देखते हैं प्रश्न, अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये कितना समय लगता है आपको बताना है। तो देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच में ये 4 मिनट का अंतर होता है। तो कितना लगता है? 4 मिनट। दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, उत्तरी ध्रुव पर। तो ये तो ध्रुवों पर ठंडी होती है। शीतोष्ण मतलब ठंडा होता है, शीत मतलब भी ठंडा, तो ये क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा है, तो देखिए ग्लोब पर हम लोग, ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा हम लोग कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो प्रश्न है, कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो होगा उसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो इसे भी याद कर जाइएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, उसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री निचली यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं हम लोग मकर रेखा। और यहीं पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग कहते हैं यामोत्तर रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, यामोत्तर रेखा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया, तो इसके पूरब जाने पे क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाता है। क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 तिथि बढ़ जाती है, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पाठ पे। देखिए, कुछ यातायात संकेत दिए गए हैं, जिससे संकेत देकर के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस यातायात संकेत को भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये रेल लाइन का संकेत है, ये पक्की सड़क का 2 ऐसे लाइन रेखा खींची जाए तो ये पक्की सड़क का है, ये 2 लाइन खींची जाए लेकिन ये डॉट डॉट करके खींची जाए तो ये कच्ची सड़क का है, ये आपका तालाब का है, ये कुआं का है, ये मंदिर का है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। ये आपका मस्जिद का है, ये गिरजाघर का है, और ये सड़क पुल का है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है। जब आप मैप पे पढ़ेंगे और ऐसे रेखा मिले तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इससे थोड़ा सा पतला और लंबा हो तो राज्य सीमा है, और ये जिला सीमा है, माने जिला का ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये है आपकी नदी को दर्शाता है, और ये पेड़ को दर्शाता है, ये घास को दर्शाता है, छोटे 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 ऐसे करके रहता है, और ये नहर को दर्शाता है। तो ये कुछ हो गए संकेत। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। तो मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। प्रश्न है, ज़मीन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर पूरे भारत का नक्शा हम लोग दिखाते हैं तो क्या करते हैं? छोटे मापक का प्रयोग करते हैं, बड़े मापक का, दोनों मापक का, उपर्युक्त सभी तो नहीं। इसमें केवल ये आंसर होगा, छोटे मापक का प्रयोग करते हैं।
जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे हम लोग कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। आगे देखते हैं प्रश्न। मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, तो मानचित्र में हम लोग मैदान को हरे रंग से दिखाते हैं। नीले रंग से हम लोग क्या दिखाते हैं? पानी को दिखाते हैं। काले रंग से और ये लाल रंग से, भूरे रंग से पर्वत को दिखाते हैं। हरे रंग से मैदान को दिखाते हैं। नेक्स्ट है, मानचित्र में दक्षिण की दिशा होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था मानचित्र में दक्षिण की दिशा किधर होती है? नीचे होती है। तो ये किधर होती है? नीचे की ओर होती है। चलिए अगले चैप्टर पे चला जाए। अगला चैप्टर है आपका फसल से संबंधित। रबी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। तो यह पटना से पूरब रबी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र उपस्थित है। सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं। तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ हैं बताइए? तराई क्षेत्र में, राजगीर में, मंदार हिल में या कैमूर में? तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं किधर बताइए? किधर हैं ये आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, सरैसा क्षेत्र में शामिल ज़िले हैं। तो सरैसा क्षेत्र हम लोग वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर को कहते हैं। सरैसा क्षेत्र हम लोग इसे कहते हैं। गन्ना उत्पादक ज़िले, तो गोपालगंज कहीं ऑप्शन में है? गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी गन्ना उत्पादन के लिए मशहूर है, फेमस है। चलिए अगले चैप्टर पे हम लोग चलें। अगला चैप्टर है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है। गया में अवस्थित विष्णु पद मंदिर बनवाया था। तो गया में ये लगता है कि ज्योग्राफी से हटकर हिस्ट्री में हम लोग जा चुके हैं। देख लेते हैं आगे देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये है हम लोग का चैप्टर है। तो ये गया में अवस्थित विष्णु पद मंदिर किसने बनवाया था? तो गया में अवस्थित विष्णु पद मंदिर रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। ठीक है, अगले चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? तो जब आप राजगीर जाइएगा तो गर्म जल कुंड में ज़रूर नहाइएगा। काकोलत प्रसिद्ध है। तो काकोलत जो है ये ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, जारासंध का अखाड़ा अवस्थित है। तो जब आप शीशे के ब्रिज घूमने जाइएगा राजगीर में, तो उसी के अंदर जब आपको लेके जाया जाएगा, ये अब आपको आगे की तरफ जब शीशे के ब्रिज की तरफ ले जाया जाएगा तो उसी के रास्ते में आपको मिलेगा जारासंध का अखाड़ा। तो कहाँ है? ये राजगीर में है। नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना। कहाँ है? पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये पटना है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर भी पटना। और अगला प्रश्न है, दीदारगंज कहाँ है? तो ये भी पटना। तो इस चैप्टर में केवल पटना 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 आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होती है। हमारी दुनिया भाग 1 कक्षा 6 का क्लास 6 का हम लोग आज ज्योग्राफी किए। ठीक इसके बाद हम लोग इतिहास करेंगे। अगर आप इसे लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो इस क्लास 6 के इतिहास का पूरा मैं MCQ ला दूंगा आप लोगों के लिए, और उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना।